अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो से हम लोग अपना मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफ़र का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इसको एसी सर्किट्स में पढ़ने से पहले हम इसको डीसी में सही से समझेंगे, फिर ये हमें एसी में समझ में आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सर्किट बना हुआ है, यहाँ पे कोई सोर्स लगी हुई है, इधर कोई रजिस्टर है। ठीक है, यहाँ पर भी एक रजिस्टर है और इधर भी मैंने एक रजिस्टर बना दिया जिसको मैंने आरएल का नाम दे दिया। अब आरएल क्या है, मेरे पास एक अदद लोड होता है। ठीक है, लोड क्या होता है, वो चीज़ जो पावर कंज्यूम करती है उसे हम लोग लोड कहते हैं। जो पावर खर्च करती है, जो यूज़ करती है, असल में हम जिसके लिए पावर बना रहे होते हैं वो लोड के लिए ही बना रहे होते हैं हम पावर। अब आप खुद सोचें, आप पावर किसके लिए बनाते हैं? अगर ये जो सारा सर्किट है, इलेक्ट्रिकल है, ये सारी चीज़ें ये हम किसके लिए कर रहे हैं? हमारे घर में जो अप्लायंसेज होते हैं उसको चलाने के लिए ये सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो वो जो अप्लायंसेज होते हैं वो लोड होता है, वो पावर से चलते हैं। तो वो जो असल में चीज़ें वो लोड है जो पावर खर्च करती हैं, जो पावर को यूज़ करती हैं। ठीक है, तो अब क्योंकि जब हमें सर्किट एनालिसिस करना होता है, सर्किट की कैलकुलेशंस करनी होती है, तो मैं यहाँ पे उठा के पूरा अप्लायंस नहीं लगा सकती। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर से शो कर देते हैं उस लोड को, और वो जो रजिस्टर है उसका नाम हम लोग कह देते हैं लोड रजिस्टर। ठीक है, और उसे हम लोग आरएल से डिनोट कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि इस लोड को जो एवरेज पावर मिल रही है, ठीक है, जो मैक्सिमम एवरेज पावर इसे मिलती है इस सर्किट से, वो हम लोग जो है पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। सही है, ये जो सर्किट जो भी पावर बना रहा है वो इस लोड को दे रहा है, तो वो जो पावर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसे हम लोग कह रहे होते हैं मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफ़र, अगर वो पावर मैक्सिमम हो तो। ठीक है, अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट के अंदर जब हम डीसी में भी पढ़ते थे और अभी हम एसी में भी पढ़ेंगे, तो दो तरीके के सवाल हमसे इनके क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। दो तरीके के सवाल कौन से? एक सवाल हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई वो जो ये जो आरएल लगा हुआ है ना, इसको जो मैक्सिमम पावर इस सर्किट से मिल सकती है, आप उसकी वैल्यू बता दो कि मैक्सिमम इसको कितनी पावर मिलेगी। ठीक है, तो वो जो पावर की वैल्यू पूछते थे पी मैक्स की, वो हमारे पास पूछी जा सकती है। एक तरीका का क्वेश्चन ये है। दूसरा तरीके का क्वेश्चन क्या होता है कि आपको पावर बता दें या जो भी डाटा आपको गिवन हो, आपको कहते हैं कि भाई लोड की वैल्यू आपको नहीं पता, आप हमें ये बता दो कि आप कौन सा लोड लगाओगे, लोड की क्या वैल्यू लगाओगे कि उसको इस सर्किट से मैक्सिमम पावर मिल जाए। ठीक है, तो आपको दूसरा जो सवाल पूछा जा सकता है वो लोड की वैल्यू पूछी जा सकती है। तो ये दो तरीके के सवाल होते हैं हमारे पास। डीसी में हम लोग क्या करते थे, पी मैक्स के लिए हमारे पास एक अदद फॉर्मूला होता था, वो होता था VTH² ओवर का 4RTH। ठीक है, और आरएल के लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला ही कह लें, आरएल बराबर होता था आरटीएच के, और आरटीएच हमें निकालना आता है, अभी डिस्कस कर लेते क्या होता है। तो इस तरीके से हम ये दोनों वैल्यूज आसानी से निकाल सकते थे अगर हमें ये दोनों भी ना गिवन होती तो। ठीक है, अब VTH क्या होता है, RTH क्या होता है, वो जो लोड लगा हुआ होता है ना उसके जो टर्मिनल्स होते हैं वो हम AB टर्मिनल कहते हैं उसे। ठीक है, और डीसी में हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते थे, उस लोड को आप पूरे सवाल के लिए इग्नोर कर दें। ठीक है, आपने जब पूरे सवाल के लिए लोड को इग्नोर कर दिया तो आपके पास जो बाकी का सर्किट है, ठीक है, उसको आप सॉल्व करेंगे और AB टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज निकालेंगे वो आपका VTH हुआ करता था ओरिजिनल सर्किट पर, कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, बस लोड नहीं होगा। ठीक है, और RTH कैसे निकलता था, RTH निकालने का ये तरीका होता है कि सारी सोर्सेज को ऑफ करें। ठीक है, और इसी AB टर्मिनल्स पर लोड को आप इग्नोर ही करेंगे। ठीक है, AB टर्मिनल्स पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका आपने चैप्टर 2 में सीखा हुआ है। ठीक है, तो वो जो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रही है वो आपका RTH होता था। सोर्सेज को हम लोग ऑफ कर दिया करते हैं जब भी हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी होती है। उसकी एक जो है ना रीजन होता है, रीजन ये होता है कि जब आप लैब में ब्रेड बोर्ड के ऊपर भी काम करते हैं तो सोर्सेज जो है वो कनेक्ट नहीं की हुई होती है आपने। अगर आप सोर्सेज कनेक्ट करेंगे तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, आपकी रेजिस्टेंस गलत निकल के आएगी, तो आप डायरेक्ट मल्टीमीटर से खुद से मेजर करते हैं पहले। ठीक है, रेजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको करनी हो तो इसलिए हम लोग सोर्सेज ऑफ करते हैं जब हमें RTH निकालना होता है। तो RTH जो है वो RL के बराबर होता है इस टॉपिक के अंदर, मैक्सिमम एवरेज पावर ट्रांसफर के टॉपिक के अंदर। अब ये हमारे पास पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये डीसी का कॉन्सेप्ट था। अब यही चीज़ हम लोग एसी में जो है ना एक्सटेंड करेंगे। अब एसी में एक्सटेंड करने के लिए हमें ये बात पता है कि एसी में सिर्फ रजिस्टर तो होता नहीं है,
ठीक है, कैपेसिटर भी होता है, इंडक्टर भी होता है, मतलब कंबाइन इफेक्ट होता है। तो वो जो कंबाइन रुकावट होती है उसे हम लोग आर से डिनोट नहीं करते, बल्कि उसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। और जेड में रेजिस्टर की रुकावट भी आ जाती है, कैपेसिटर की भी आ जाती है, इंडक्टर की भी आ जाती है। अब अगर मैं आर एल को ए सी की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं उसे जेड एल लिखूंगी। अगर मैं आर टी एच को ए सी की लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो मैं उसे जेड टी एच लिखूंगी। ठीक है, अब ZL में हमारे पास दो एलिमेंट्स हो जाएंगे, एक रेजिस्टर का एलिमेंट हो जाएगा और एक रिएक्टिव एलिमेंट, या तो कैपेसिटर या तो इंडक्टर। ठीक है, तो वो जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं और वो हमेशा इमेजिनरी टर्म होती है, वो जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है, अब ZL को अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो RL प्लस का JXL हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं ZTH को लिखना चाहूँ तो RTH प्लस का JXTH हो जाएगा। ये हमारे पास AC के अंदर है। ठीक है, अब देखिए AC में भी ना हमसे सिर्फ दो ही सवाल पूछे जा सकते हैं। या तो हमसे बोलेंगे कि आप जो है ना क्या बताओ, वो मैक्सिमम पावर बताओ जो लोड को डिलीवर हो रही है, या तो आप उस लोड की वैल्यू बता दो। अब देखिए AC में अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो दो बहुत सिंपल से केसेस हैं, आप उनको जहन में रख लें, आपके जो है ना सारे इसके जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। पहला केस आपका क्या है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, कोई भी यहाँ पे सर्किट बना हुआ है और यहाँ पे एक अदर लोड लगा हुआ है। अब देखिए हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ना हम, ये AC सर्किट्स का है। तो सर्किट तो लाजमन बात है कि AC ही होगा। पहला केस ये है कि जब आपके पास सर्किट जो गिवन हो वो AC हो, ठीक है, और वो जो आपका लोड हो वो आपका रियल लोड हो, मतलब कि वो सिर्फ रेजिस्टर हो, उसमें कोई रिएक्टिव पार्ट ना हो, मतलब कैपेसिटर और इंडक्टर ऐसी कोई चीज़ ना हो, वो सिंपल जैसा आपके पास डीसी के अंदर लोड हुआ करता था RL, वैसा ही लोड हो। ठीक है, तो लोड आपके पास RL हो, ये आपका पहला केस है। आप इसके लिए सिर्फ दो फॉर्मूलाज याद रखें। पहला फॉर्मूला ये है कि जब आपको RL कैलकुलेट करने को दिया जाए, मैंने आपको बताया सिर्फ दो ही सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, या तो आपसे लोड की वैल्यू पूछी जाएगी या तो पावर पूछी जाएगी। अगर आपसे लोड पूछा जाता है तो आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो होगा RTH स्क्वायर प्लस XTH स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है ये ड्राइव करके आया है, पूरी डेरिवेशन करना जरूरी नहीं है, बस आप इसके फॉर्मूलाज जो अपने जहन में रख लें, आपके जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, RL की वैल्यू आप लोग ऐसे निकालेंगे। और आपके पास अगर पावर पूछी जाती है कि आप वो मैक्सिमम पावर बताएं, तो आपको रेजिस्टर की पावर निकालनी आती है। एवरेज पावर की बात हो रही है, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एवरेज पावर समझी थी। एवरेज पावर हम लोग कैसे निकालते थे, हाफ आई फेजर में ही गिवन होता है ज़्यादातर, इसलिए मैंने यहाँ पे फेजर में लिखा है I स्क्वायर R, और वो जो R होगा हमारे पास वो RL होगा। RL क्यों, क्योंकि हम RL की पावर निकाल लेना। मैंने आपको बताया एवरेज पावर इस रजिस्टर की नहीं है, इसकी नहीं है, वो हमेशा RL की ही हुआ करेगी, लोड की हुआ करेगी, उसे ही पावर चाहिए। ठीक है, और क्योंकि हमें ज़्यादातर करंट वोल्टेजेस फेजर में गिवन होते हैं तो इसलिए मैंने इसको जो एवरेज पावर का फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में लिखा है। पिछली वीडियो से आप लोगों को एवरेज पावर का कॉन्सेप्ट सही से समझ आ गया होगा, और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि एवरेज पावर रिएक्टिव जो सब्सटेंस होते हैं, अगर सिर्फ कैपेसिटर होता है, इधर रेजिस्टर या इंडक्टर नहीं होता, रेजिस्टर नहीं होता, सिर्फ इंडक्टर होता या कैपेसिटर होता, तो यहाँ पे कोई एवरेज पावर होती नहीं, वो जीरो होती। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और एवरेज पावर में हमेशा याद रखें कोई इमेजिनरी टर्म नहीं होती, इस तरीके से जे नहीं आ सकता, कुछ नहीं हो सकता, चाहे आप जिसकी भी निकाल लें एवरेज पावर। ठीक है, क्योंकि वजह क्या होती है, कैपेसिटर और इंडक्टर की एवरेज पावर जीरो होती है, तो उनका वाला जो एलिमेंट है वो जीरो हो जाता है, तो सिर्फ रेजिस्टर का बच जाता है, रेजिस्टर की होती है एवरेज पावर। सही है, अब ये हमारे पास पहला केस हो गया, इसके दो फॉर्मूला ध्यान में रखें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा केस आपके पास क्या है, दूसरा केस ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कोई सर्किट बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास एक अदर लोड है। इस तरीके से आपके पास जो सर्किट बना हुआ है वो तो AC ही सर्किट होगा। ठीक है, दूसरे केस में आपके पास सर्किट है वो AC है, क्योंकि हम AC पार्ट ही पढ़ रहे हैं, इधर भी AC होगा इधर भी AC होगा। मगर जो आपका लोड होगा, वो जो लोड है वो सिर्फ रेजिस्टर नहीं होगा, उसके साथ कोई रिएक्टिव एलिमेंट लगा हुआ होगा, कैपेसिटर या इंडक्टर या कुछ भी। ठीक है, तो वो जो लोड होगा वो लोड इम्पिडेंस होगी, लोड रेजिस्टेंस नहीं होगी बल्कि लोड इम्पिडेंस होगी, तो वो आपके पास दूसरा केस है। अब जब भी आपसे ऐसा कुछ पूछा जाएगा, तो अगर आपसे पावर पूछी जाएगी, उसकी मैक्सिमम पावर, इसको P मैक्स से डिनोट करें, P मैक्स अगर आपसे पूछी जाएगी तो उसका फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा VTH स्क्वायर ओवर का 8 RTH।
और ये जो VTH होगा ना, अगर ये बोल्ड, AC में हम लोग बोल्ड वोल्टेज और करंट पढ़ रहे होते हैं ना फेजर्स में, तो मैंने आपको अभी बताया कि एवरेज पावर में इमेजिनरी पार्ट नहीं आता, J वाला पार्ट नहीं आता। तो फेजर्स का जो आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा ना, एंगल वगैरह नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना होगा आपने, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड लेंगे, आपके पास एवरेज पावर निकल के आ जाएगी। और अगर आपसे उस लोड की वैल्यू पूछ लेते हैं, ZL की वैल्यू पूछ लेते हैं, तो ZL जो है वो ZTH के कॉन्जुगेट के बराबर हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल ZTH आपके पास निकल के आया 4 माइनस का 8J। कॉन्जुगेट में ये होता है कि आप सिर्फ इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसकी साइन बदल देते हैं, ये 4 प्लस का 8J आपका लोड हो जाएगा। और ये फॉर्मूला तो इजी है याद रखना, क्योंकि DC में RL RTH के बराबर होता था, यहाँ पे भी ZL ZTH के बराबर हो गया, बस उसका कॉन्जुगेट है। अब ये जो चारों फॉर्मूलाज है ना, ड्राइव करके आए, मगर डेरिवेशन से आप सिर्फ कंफ्यूज होंगे। कॉन्सेप्ट बस आपको ये समझ आना चाहिए काम क्या हो रहा है, ये सर्किट वाला काम, ठीक है। अब हमने पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसका समझ लिया, अब इसका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए ये आपके पास एग्जाम्पल 11.5 गिवन है, बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपसे क्या कह रहे हैं, डिटरमिन लोड इम्पिडेंस ZL दैट मैक्सिमाइजेज एवरेज पावर। ऐसी इम्पिडेंस यहाँ पे बताएं कि जो एवरेज पावर को मैक्सिमाइज करे, मतलब जो एवरेज पावर इसको मिले वो मैक्सिमम हो इसके लिए, ठीक है। और व्हाट इज द मैक्सिमम एवरेज पावर, और वो जो एवरेज पावर ये पूरा सर्किट इसको देगा उसकी वैल्यू भी बताएं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। जब भी आपके पास सर्किट AC हो, जो कि AC होगा, AC का चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, AC सर्किट हो और जो लोड लगा हुआ हो वो लोड रेजिस्टर ना हो बल्कि लोड इम्पिडेंस हो, तो आप जो ZL की वैल्यू निकालते हैं वो ZTH का हमारे पास कॉन्जुगेट होता है, ठीक है। और जो आप मैक्सिमम पावर निकालते हैं उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है VTH, ठीक है। वो जो बोल्ड VTH होता है, फेजर होता है, उसका मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर अपॉन का 8RTH, सही है। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। अब देखिए सिंपल, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम लोग ZL जो है वो ZTH के जरिए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था जब आप RTH निकालते थे तो तरीका क्या होता था, तरीका ये होता था कि आप सोर्सेज को ऑफ किया करते हैं, ठीक है। और आप जो है ये जो टर्मिनल होते हैं ना, ये AB टर्मिनल ऐसे कहते हैं, सर्किट में बना हुआ नहीं है मगर आप खुद से नाम दे दें, ठीक है। ये जो टर्मिनल होते हैं, इस टर्मिनल पर आपको निकालनी होती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट इम्पिडेंस कह लें अगर आप AC की बात करें तो क्या करेंगे, सोर्सेज ऑफ करेंगे। अगर इस सोर्स को ऑफ करेंगे, ये हमारे पास वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स को ऑफ करने के लिए हम लोग हमेशा शॉर्ट करते हैं और करंट सोर्स को ऑफ करने के लिए हमेशा ओपन सर्किट बनाते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट कर दूंगी यहाँ पे। ये मेरे पास रेजिस्टर बना हुआ है, ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या है भाई, इम्पिडेंस है, और ये कुछ ऐसे, ठीक है। मैंने आपको बताया था लोड हमेशा इग्नोर होता है, लोड को तो आप छोड़ ही दें पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त, ठीक है। तो ये हो जाएगा J5, ये हो जाएगा 8 ओम, ये हो जाएगा -J6 और ये हो जाएगा 4 ओम। अब आपने इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस DC में बोलते थे, यहाँ पे बोलेंगे इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालनी है। तो सिंपल क्या होगा भाई, 4 ओम जो है वो 8 ओम और -J6 ओम, ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इसके साथ 4 ओम के साथ पैरेलल होगा, तो आपने इसको पैरेलल सॉल्व करना है। तो आप देख लेते हैं ये पैरेलल कैसे सॉल्व होगा। ये कुछ ऐसे होगा, मैं Z1 का नाम दे देती हूँ, 1/4 ओम, ठीक है, प्लस का 1/8 -J6, 8 -J6 आपने सीरीज में कर दिया है, ठीक है। और इसको पैरेलल करना है हमारे पास, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये 1/Z1, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और अगर Z1 निकालना हो तो इसका आप लोग कर देंगे इनवर्स, 1/8 -J6 का इनवर्स। सिंपल मैं इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करूंगी। मोड पे जाएंगे, कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे, फ्रैक्शन पे जाएंगे, 1/4 ओम्स पैरेलल विथ 1/8 -6J और इसको कर देंगे हम इनवर्स। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा, अब देखिए आंसर जो है ना वो इस तरीके से आ रहा है, फेजर में आ रहा है। इम्पिडेंस का आंसर कभी भी फेजर में नहीं लिखा जाता, ठीक है। जो इम्पिडेंस होती है उसमें हमारे पास 2 एलिमेंट्स होते हैं, पहला जो भी आंसर होता है फिर प्लस का J के साथ। तो ये वाला जो एलिमेंट होता है वो रेजिस्टर रियल पार्ट होता है और ये रिएक्टिव पार्ट होता है। तो बेहतर होता है कि आप इस फॉर्म में लिखें इम्पिडेंस को, ठीक है ना। तो ये सिंपल मैं क्या करूँगी, शिफ्ट पे जाऊँगी, मॉड पे जाऊँगी, नीचे जाऊँगी, 3 पे जाऊँगी और 1 पे जाऊँगी। तो ये मेरे पास इस तरीके से आ गया। तो ये आया है, Z1 की वैल्यू आई है 2.933 -0.533J। इन दोनों को सॉल्व किया आपने, ठीक है। अब आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है इसके बाद कि क्या करना है, तो सिंपल आप ऐसा समझें कि कोई एक इम्पिडेंस इनको सॉल्व करके आई है जो कि Z1 है। अब सिर्फ ये बचा है इंडक्टर, तो यहाँ पे इंडक्टर बना लें, ठीक
ठीक है, ऐसे करके बना लिया J5। तो ये जो है ये इसके साथ सीरीज में है, सिंपल आप सीरीज में इसको ऐड कर दें प्लस का J5। ठीक है, तो मैं इसको सिंपल करूँगी 2.933 माइनस 0.533 J और ये हो जाएगा प्लस का 5J। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास Z का, जो कि मेरे पास ZTH का है। ठीक है, इम्पिडेंस जो हम लोग AB टर्मिनल्स के ऊपर इक्विवेलेंट इम्पिडेंस निकालते हैं वो हमारे पास ZTH होता है। अभी हमने ZL नहीं निकाला है। ZTH मेरे पास आ गया 2.933 प्लस का 4.467 J। ठीक है, अब मुझे असल में क्या चाहिए था, ZL चाहिए था। तो ZL के लिए मैं क्या करूँगी, इसका कॉन्जुगेट ले लूँगी। कॉन्जुगेट का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है ना इसकी साइन आप बदल दें तो आपके पास ZL की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2.933 माइनस 4.467 J। ठीक है, अब आपने दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, दूसरी चीज़ आपने निकालनी है पावर। पावर के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, एक तो VTH चाहिए, ठीक है, और आपके पास दूसरा RTH होना चाहिए। RTH आप ZTH से देख लें। ZTH आपके पास क्या होता है, ZTH होता है RTH प्लस का JXTH, ये माइनस भी हो सकते हैं। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो पहली वैल्यू है वो RTH है, तो ये आपका RTH है। तो RTH आपके पास पहले से मौजूद है। ठीक है, अब सिंपल आपने क्या निकालना है, अब आपने VTH निकालना है। अब VTH के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने ओरिजिनल सर्किट यूज़ करना होता है और AB टर्मिनल के ऊपर आप वोल्टेज निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे ओरिजिनल सर्किट बनाती हूँ। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टर, इधर कैपेसिटर, ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इधर इंडक्टर और इधर AB टर्मिनल। अब देखिए, अगर आपने यहाँ से लोड निकाल लिया, ठीक है, लोड हटा दिया, तो आगे तो ओपन है, तो करंट जो है वो यहाँ से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो ये जो इंडक्टर हो या रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, ये हो जाता है हमेशा निग्लेक्ट। तो समझिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये सीधी लाइन है। ठीक है, ओपन सर्किट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इधर। ठीक है, अब देखिए ये आपको समझ आ गया। तो AB टर्मिनल, आपको ये बात पता है पैरेलल वोल्टेजेस जो है वो सेम होते हैं, पैरेलल टर्मिनल पर सेम वोल्टेज होता है। तो जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज यहाँ पर भी है, मैं ऐसा कह सकती हूँ ना। तो मुझे असल में इधर का वोल्टेज चाहिए, वही मेरा क्या होगा, VTH होगा। तो अब एक बात बताएं, इधर का वोल्टेज मैं कैसे निकालूं। बहुत तरीके, आपने डीसी में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, नोडल पढ़ा हुआ है, आपने VDR पढ़ा हुआ है, आपने KVL पढ़ा हुआ है, बहुत कुछ है। आप कुछ भी लगा लें जो आपको इजी लगता है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि VDR ज़्यादा आसान है, है बुक में भी VDR से हुआ है। कैसे भाई, देखें यहाँ पे आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। जब ये हट गया ना, ये हट गया, तो जो करंट पूरा इधर इधर फ्लो करेगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो ये इसके साथ सीरीज में, इस पूरे पार्ट के साथ। तो मैं VDR लगाऊंगी। VDR में हमेशा क्या होता है, जो वोल्टेज आपको निकालना होता है, ये वोल्टेज निकालना है ना इसके ऊपर, तो जिसके ऊपर वोल्टेज निकालना होता है वो एलिमेंट ऊपर आते हैं। तो ये दोनों एलिमेंट ऊपर आएंगे, दोनों सीरीज में, तो दोनों ऊपर मैंने लिख दिए। ठीक है, नीचे आप सारे एलिमेंट्स को प्लस करते हो जितने भी सीरीज में होते हैं। ठीक है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है असल में, तो वो आप यहाँ का वोल्टेज निकाल लो। तो नीचे आप लोग क्या करते हो, प्लस करते हो सारे एलिमेंट्स को। प्लस का यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टर है, मल्टीप्लाई कर देते हो टोटल वोल्टेज से। टोटल वोल्टेज यहाँ पे आपके पास मौजूद है 10 एंगल 0। ये VDR तो आपको DC में भी समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आपने सिंपल कैलकुलेट कर लेना है। ये हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 6J, नीचे हो जाएगा हमारे पास 8 माइनस 6J प्लस 4। जो भी आंसर आएगा आप उसको मैं दूसरे फॉर्म में ले आऊँगी, 3 पे 2। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 एंगल 0 हो या 10 हो, एक ही बात है। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके पास 7.454 एंगल माइनस 10.304। ये आपके पास वोल्टेज मतलब VTH का आंसर है। ठीक है, इस टर्मिनल पर आपने निकाल लिया, इधर का आंसर आ गया। अब सिंपल VTH आ गया। अब मेरे पास ये फॉर्मूला है Pmax। VTH का सिर्फ आपने क्या यूज़ करना है, सिर्फ ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो ये हो जाएगा Pmax इक्वल्स टू 7.454, इसका आप करेंगे स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 8। RTH की वैल्यू क्या है भाई, 2.933। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, Pmax का जो आंसर है आपके पास वो होगा 2.368 वाट्स।
इस तरीके से करके आपने अपना ये वाला जो क्वेश्चन है सॉल्व कर लिया। आपके सिर्फ फॉर्मूलाज यूज हो रहे थे, उसके अलावा आपको सिर्फ बेसिक टेक्निक लगानी थी। और अगर आपको डीसी का मैक्सिमम एवरेज पावर आता था, आरटीएच निकालना आता था, वीटीएच निकालना आता था, तो ईजिली ये सॉल्व हो जाएगा। अब हम इसकी जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो करके देख लेते हैं। अब देखेंगे हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.5 है, इसका भी सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। फाइंड द लोड इम्पिडेंस ZL दैट एब्जॉर्ब द मैक्सिमम एवरेज पावर और कैलकुलेट द मैक्सिमम एवरेज पावर। सबसे पहले आपने ये देखना होता है यहाँ पे ZL लिखा हुआ है या RL लिखा हुआ है। अगर ZL लिखा हुआ है तो पिछले दो फॉर्मुलाज जो हमने अभी यूज़ किए थे वही यूज़ होंगे। RL के लिए भी मैंने आपको फॉर्मुलाज बताए हैं, ठीक है। यहाँ पे ZL लिखा हुआ है तो सिंपल मुझे पता है ZL की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगी, ZTH का कॉन्जुगेट से, और जो हमारे पास P मैक्स होगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी, VTH का जो स्क्वायर हो जाएगा ओवर का 8 RTH, ऐसे आएगी, ठीक है। सिंपल हमें यहाँ पे सबसे पहले वही काम करना है। यहाँ पे ZL को करें इग्नोर, ये जो टर्मिनल्स हैं इन टर्मिनल्स पर आपने निकालनी है इम्पिडेंस जो आपकी ZTH होगी। इम्पिडेंस निकालने से पहले आपने सारी सोर्सेज को ऑफ करना है। जैसे ये सोर्स ऑफ होगी, अब क्योंकि ये करंट सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स नहीं है, तो इसको ऑफ करने का तरीका ये होता है कि ये ओपन हो जाती है। तो ये जैसे ही ओपन हो जाएगी तो ये बीच से हट जाएगा, तो यहाँ पे बीच में कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है। बीच वाला पूरा पार्ट हट चुका होगा, तो ये सिंपल ऐसा बन जाएगा कोई सर्किट। ये इम्पिडेंस होगी, यहाँ पे रेजिस्टर होगा, और ये AB टर्मिनल होंगे जिस पे आपको निकालनी है 5 ओम, J10 ओम, -J4 ओम और 8 ओम, ठीक है। अब अगर गौर से देखें, अगर आपने AB टर्मिनल यहाँ पे नहीं बनाए होते ना, टर्मिनल नहीं बनाते, आप क्या करते, आप बोलते भाई ये पूरा स्क्वायर का सर्किट है, चारों सीरीज में हो रहे, कर दो सीरीज में। नहीं, ये सीरीज में नहीं हो रहा। टर्मिनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने टर्मिनल बनाया, अब यहाँ पे हो रहा क्या है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे टर्मिनल है, ठीक है। तो ये जो तीन है ये सीरीज में है, यहाँ पे जो भी आएगा वो 5 ओम के साथ पैरेलल में होगा। सीरीज से मुराद ये है कि 8, और ये मैं इसको अगर कर दूँ कैलकुलेटर से तो ये कुछ ऐसे होगा, कॉम्प्लेक्स पे जाएंगे 8 - 4J + 10J, ये कुछ ऐसा है। तो इसको मैं उसी फॉर्म में लाऊंगी 3 1 8 + 6J, ठीक है। तो जो भी आपके पास इम्पिडेंस अभी आई है वो एक ही बना दें इस पूरे की जगह, और यहाँ पे 5 ओम यू बना हुआ है। अब बताइए पैरेलल है या सीरीज है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो 8 + का 6J 5 ओम के साथ पैरेलल होगा, तो कैसे होगा, ZTH हमारे पास हो जाएगा 1/8 + का 6J पैरेलल विथ 1 + 1/5, ठीक है। इसको इन्वर्स कर देंगे, तो कर देते हैं हम लोग 1/8 + 6J + 1/5। इसको हमने कर दिया इन्वर्स, हमारे पास ZTH का आंसर आ गया जो कि आया है 3.4146 + 0.7317J, ठीक है। ये आंसर आया है। अब अगर मुझे ZL की वैल्यू चाहिए तो मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगी, मतलब कि इस टर्म को माइनस में कर दूंगी। तो ZL मेरे पास हो जाएगा 3.4146 - 0.7317J, और मुझे पता है कि इसी में मेरे पास RTH भी मौजूद है जो कि वैल्यू है मेरे पास 3.415 कह देती हूँ, ठीक है। RTH की ये वैल्यू है, मतलब अब मुझे सिर्फ VTH चाहिए। अब देखिए हमारे पास ये चीज़ें निकल कर आ गई थी, RTH की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। अब असल में मुझे निकालनी है मैक्सिमम पावर, जिसका फॉर्मूला होता है मेरे पास VTH का स्क्वायर अपॉन का 8 RTH। RTH की वैल्यू मेरे पास ZTH से ही आ गई थी। अब मुझे असल में VTH चाहिए। VTH क्या होता है, इस टर्मिनल्स पर, ये जो AB टर्मिनल है हमारे, इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होता है वो VTH होता है। अब VTH निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोगों की मर्जी, आप जिस भी तरीके से निकालें। आप यहाँ पे नोडल एनालिसिस करके डायरेक्ट इधर का वोल्टेज निकाल लें, ठीक है, या फिर मैश एनालिसिस करके पहले यहाँ का करंट निकाल लें फिर वोल्टेज निकाल लें, और भी बहुत तरीके हैं। मुझे यहाँ पे जो तरीका इजी लग रहा है वो ये है कि आपके पास टोटल करंट मौजूद है। ये चीज़ देख लिया करें, टोटल क्या चीज़ मौजूद है, ठीक है। अब मेरे पास टोटल करंट मौजूद है, तो यहाँ पे करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है सिर्फ। जैसे ऊपर जा रहे हैं तो आधा करंट इधर फ्लो कर रहा है या आधा इधर फ्लो कर रहा है, मतलब कुछ वैल्यू इधर जा रही है कुछ वैल्यू इधर जा रही है, ठीक है। तो वही वैल्यू फिर इधर से इधर, मतलब इन दोनों के ऊपर सेम करंट जा रहा है, इन दोनों के ऊपर भी सेम करंट जाएगा। कैसे, अभी लोड हटा कर बात कर रही हूँ मैं, लोड हट जाता है पूरे सर्किट के लिए, ठीक है। तो ये लोड हटा दिया आपने तो ये पूरी चीज़ हट गई, तो आपके पास यहाँ का करंट निकल के आ जाएगा।
जैसे ही आपके पास इधर 5 ओम वाले का करंट निकल कर आ जाए तो आप सिंपल क्या करें, V इक्वल्स टू आई आर करें। आई आर क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे असल में इधर का वोल्टेज चाहिए, इधर और कोई एलिमेंट तो है नहीं इस टर्मिनल के अंदर, इस पूरी लाइन में, ठीक है। तो अगर मैं इस रेजिस्टर का वोल्टेज निकाल लूँ तो वही मेरे पास इस टर्मिनल का वोल्टेज होगा जो कि VTH होगा। तो VTH निकालने का बहुत आसान तरीका मिल गया है, सिंपल हम लोग CDR लगाएंगे, CDR से इधर का करंट फाइंड करेंगे और V इक्वल्स टू आई आर से यहाँ का वोल्टेज, ठीक है। अब सिंपल CDR लगाने के लिए क्या करेंगे, इधर के करंट को मैं नाम दे देती हूँ I बोल्ड करके, ठीक है, फेजर्स में आएगा करंट। तो I बोल्ड के लिए हम लोगों ने क्या करा, CDR में जो जिस रेजिस्टर के ऊपर आप करंट निकालते हैं, ठीक है, उसके अलावा वाले रेजिस्टर ऊपर आते हैं, उसके अलावा वाले रेजिस्टर ये हैं, ठीक है। तो 8 - J4, अब इस पूरे में एक ही करंट फ्लो कर रहा है ना, ठीक है। तो वो जो अलावा वाला रेजिस्टर होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही, ये मेरे पास एक सोर्स है, इधर एक रेजिस्टर है, इधर एक रेजिस्टर है, इसके ऊपर अगर मैं CDR लगाती तो कैसे लगाती, 4 ओम अपॉन 8 प्लस का 4 ओम मल्टीप्लाई बाय टोटल यहाँ पे 8 की लगी हुई अगर सोर्स, तो ऐसा। अब क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक चीज़ मौजूद नहीं है, दो चीज़ें मौजूद है, तो उन दोनों को मिलाकर मैंने ऊपर लिखा है। यहाँ पे एक 4 ओम था तो इसलिए 4 ओम ऊपर लिखा, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना होता है, CDR में अलावा वाली चीज़ ऊपर रखते हैं, नीचे सब टोटल प्लस करके लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है 8 और 4, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों चीज़ें और ये दोनों चीज़ें नीचे प्लस करके लिख देंगे। तो 8 माइनस का J4 प्लस का 5 प्लस का J10, ठीक है। मल्टीप्लाई में टोटल करंट कितना है हमारे पास, 12 एम्पियर्स का। तो सिंपल ये चीज़ सॉल्व करें, आपके पास यहाँ से गुजरने वाला करंट आ जाएगा, इधर से गुजरने वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन में करेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स पर जाएंगे, फ्रैक्शन पे आए 8 - 4J, नीचे हो जाएगा 8 - 4J प्लस 5 प्लस 10J। तो जो भी आंसर आया उसको मल्टीप्लाई बाय 12 करें, आंसर आ गया आपके पास करंट का, जो कि होगा 7.49634 एंगल -51.34, ठीक है। अब असल में मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए था, वोल्टेज के लिए हमें पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, I भी बोल्ड करेंगे और V भी बोल्ड करेंगे, ठीक है, क्योंकि फेजर्स में निकाल रहे हैं। R क्यों लिखा, Z क्यों नहीं लिखा, AC कर रहे हैं, तो क्योंकि हम सिर्फ अभी रेजिस्टर का निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता तो मैं यहाँ पे Z लिखती, ठीक है। सिंपल जो करंट आया है 7.496 एंगल -51.34, उसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 5 ओम है, जहाँ का मुझे असल में वोल्टेज चाहिए, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे तो आंसर आ गया मेरे पास 37.48 -51.34। अब गलती से अगर आपने गलत कैलकुलेशन कर दी हो तो आपको पता चल जाना चाहिए कैसे, ये जो है ना आपके पास करंट और वोल्टेज का एंगल रेजिस्टर के लिए हमेशा सेम होता है, क्योंकि रेजिस्टर में दोनों इन फेज चलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। चैप्टर 2 में आपने ओम्स लॉ पढ़ा था, पिछली वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस की थी बात, ठीक है। अब देखिए सिंपल आपके पास करंट आ गया, असल में आपको पावर चाहिए थी, पावर का फॉर्मूला है VTH का जो मैग्नीट्यूड होता है उसका स्क्वायर 37.48 का स्क्वायर अपॉन का 8, RTH क्या है भाई आपके पास 3.415 कह लें आप इसको, ठीक है। तो पावर के लिए सिंपल हम इसको सिंपल मॉड में जाएंगे, ये हमारे पास फ्रैक्शन हो जाएगा, 37.48 का स्क्वायर कर दिया आपने, 8 × 3.415, आंसर आ गया आपके पास 51.418 वाट्स। इस तरीके से करके आपके पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एग्जाम्पल 11.6 होगी उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे।